नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 6 में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की और हमने आपको बताया कि किस तरह से काल निर्धारण किया जाता है, किन जानकारियों के साथ इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण दिया, किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं की। सबसे पहले बात करते हैं समाज की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है उसमें सामुदायिक जीवन पद्धति के प्रति एक आकर्षण दिखाई देता है। यदि आप देखेंगे तो एक नगरीय सभ्यता है ये, और जब ये नगरीय सभ्यता है तो निश्चित रूप से इतने सारे लोग एक नगर में रहना पसंद करते हैं, और जब एक नगर में रहना पसंद करते हैं तो ये समुदाय में रहना पसंद करते हैं। सामुदायिक जीवन पद्धति कहने से अभिप्राय यह है कि एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, एक साथ रहने की एक विचारधारा यहाँ पर दिखाई देती है, एक दूसरे को सहयोग करने की विचारधारा दिखाई देती है। और इसके प्रमाण इस बात से भी मिलते हैं कि विभिन्न स्थानों पर अन्नागार मिले। अन्नागार से अभिप्राय अन्न भंडारण के वो स्थान जहाँ पर महामारी समस्या के समय अन्न का उपयोग किया जा सके। तो ये जो अन्नागार में अन्न सुरक्षित है, ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे के पूरे नगर के लिए या एक बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सामुदायिक जीवन पद्धति से संबंधित एक विशेषता है। इसी के अलावा स्नानागार भी जो मिले हैं, बड़े स्नानागार जो मिले जिसमें बिग बाथरूम्स में छोटे छोटे कई बाथरूम्स हैं, तो यहाँ पर किसी उत्सव के, किसी मेले के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऐसे सामुदायिक आयोजन, सामूहिक आयोजन हुआ करते थे, और ये भी ये सिद्ध करते हैं कि ये लोग सामुदायिक जीवन पद्धति से कहीं ना कहीं संबद्ध थे। इसी के साथ हम बात करें, हड़प्पा से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें हमें किसी उत्सव के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा लगता है कि किसी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये बात भी सिद्ध करती है कि सामुदायिक जीवन पद्धति से ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। इस समाज के अंदर महिलाओं का महत्व ज्यादा है, ये मातृसत्तात्मक है। आपको बताएं, विश्व की समकालीन बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं रही हैं जिनमें मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है, अर्थात महिला का महत्व पुरुष से ज्यादा दिखाई देता है। और आपको बताएं, इसका एक विशिष्ट उदाहरण मिस्र है। मिस्र विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, और यहाँ पर मातृसत्तात्मकता का स्तर इतना अधिक है कि जो भी संपत्ति है उसके अधिकार सारे के सारे महिलाओं को प्राप्त होते थे। और इस वजह से भाई अपनी बहन से विवाह करता था, पिता अपनी पुत्री से विवाह कर लिया करता था उस धन की लालच में। तो मातृसत्तात्मक संरचना उस समय विश्व में मुख्यतः दिखाई देती है, और जिसका प्रभाव सिंधु घाटी सभ्यता पर भी है। हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जहां पर हम बात करते हैं कि कुछ मुद्राओं पर चित्रांकन मिले हैं, कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और इन सभी से हमें कहीं ये पता लगता है कि महिला का महत्व ज्यादा है, क्योंकि महिला पक्ष की मूर्तियां या चित्रांकन ज्यादा मिला है हमें। तो ये मातृसत्तात्मक समाज है, ये शांति प्रिय समाज है। शांति प्रिय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उपकरण, हथियार, औजार, जो युद्ध के उपकरण हैं वो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। यहाँ पर एक विशिष्टीकरण कर लेते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता है, लोहे का उपयोग अभी तक आरंभ नहीं हो पाया है। इसके अलावा ये लोग घोड़े से भी परिचित नहीं है। अब घोड़े से परिचित नहीं है की जगह यदि मैं ये कहूं कि घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं है तो अधिक ठीक रहेगा। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि घोड़े के उपयोग को जानते हैं नहीं जानते, घोड़े को जानते हैं नहीं जानते, क्या करना है हमें, प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटड़ा से आपको घोड़े की हड्डियां मिली हैं, राना गुंडई से जबड़ा मिला है, और घोड़े की लघु मृण मूर्तियां मिली हैं।
तो इसका मतलब घोड़े को जानते हैं, इस बात में कहीं संदेह नहीं है। हालांकि प्रश्न जो पूछे गए हैं पहले, वो भाषा उनकी सटीक नहीं थी। उनमें ये पूछा गया किस पशु से परिचित नहीं है, और उसका उत्तर घोड़ा आ जाता। ऐसा नहीं, घोड़े से परिचित है परंतु घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं है। देखें हम इस बात को, एक पहले तो हम एग्जाम्पल से समझे। हमारे घर में एक एसी लगा हुआ है, हम उस एसी को जानते हैं पर ये नहीं जानते कि उसका यूज क्या है। या हम किसी के घर जाते हैं, वहां एसी देखते हैं, हमें उपयोग नहीं पता है। इसका मतलब हमने एसी को देखा, जाना, वो पहचान तो हो गई है, जानकारी तो हो गई है, परंतु हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं कि वो किस उपयोग के लिए है। ऐसी की ऐसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता की घोड़े के साथ है कि वो घोड़े को जानते हैं, घोड़े के उपयोग को नहीं जानते। देखिए कैसे, महाराष्ट्र में दैमाबाद, जिसका अभी हमने जिक्र किया था इससे पहले वाले वीडियो में कि सबसे दक्षिणतम स्थल जो है इस सभ्यता का वो दैमाबाद है। इस दैमाबाद में कांसे का एक रथ मिला है, और इस रथ को खींचने वाले जो पशु है वो घोड़ा नाम का बैल है। और जब बैल यहाँ पर रथ का वाहक होगा, देखिए रथ का वाहक जनरली हमने जो देखा है वो घोड़ा ही होता है। और जब आप घोड़े से परिचित है तो आप उसका उपयोग कीजिए। आप नहीं कर रहे, बैल का कर रहे, इसका मतलब आप घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं है। तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं थे। चलिए, आपके पास लोहा नहीं है तो आप हथियार नहीं बना पा रहे बहुत मजबूत वाले, आपके पास घोड़ा नहीं है, और जब आपके पास दोनों ही चीज नहीं है जो प्राचीन काल में लड़ाई के लिए अनिवार्य चीजें हैं, तो इसका मतलब आप कैसे हो जाएंगे, शांति प्रिय होंगे। और शांति प्रिय समाज जब भी आपको देखने को मिलेगा वो मात्र सत्तात्मक होगा। हम इसके बाद वाले युग में जब जाते हैं ना, हम जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पर लड़ाइयां शुरू हो जाती। शुरू में हम देखते हैं कि दशराज्य युद्ध हो गया, तो जैसे ही युद्ध शुरू हो जाएंगे इसका मतलब वहां पर समाज मात्र सत्तात्मक ना होकर पितृसत्तात्मक, क्योंकि वहां भुजाओं के बल की बात चल जाएगी। और जब भुजाओं के बल की बात की जाएगी तो इसका मतलब पुरुष को महिला से ज्यादा महत्व मिलेगा। यहाँ पर किसको महत्व ज्यादा मिलेगा, महिला को, क्योंकि शांति प्रिय समाज है। आपके पास घोड़ा नहीं है, आपके पास लोहा भी नहीं है। चलिए, तो ये समाज की आरंभिक अवस्थाएं देख ली हमने। इसके अलावा ये देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर में रहते हैं। ये प्रथम नगरीकरण की अवस्था मानी गई। गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये भारत का पहला नगरीकरण है। और इन नगरों का जो विकास हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह का विकास समकालीन किसी सभ्यता में दिखाई नहीं देता। इतने व्यवस्थित तरीके से समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, फिर उसके किनारे व्यवस्थित तरीके से मकान बनाए जाते हैं। उन मकानों के पास से नालियां हैं, इन नालियों के माध्यम से सारा का सारा जो गंदा पानी है नगर का वो बाहर कहीं चला जाता है। तो ये इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यदि आपको देखने को मिलती हैं, इतना सुंदर नगरीकरण आपको देखने को मिलता है, तो वो केवल सिंधु घाटी सभ्यता में है और कहीं प्राप्त नहीं है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम मुख्य विशेषता कौन सी है, तो वो है इस सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन कहने से अभिप्राय क्या है, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने नगरों का विकास किया। और बहुत बढ़िया तरीके से, मैं कहूँ बात की बहुत 1000 साल 2000 साल तक भी उस तरह की व्यवस्थाएं पुनः देखने को हम नहीं मिल पाई हमको, जितनी अच्छी व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शहरों की तरह इस तरह से स्ट्रेट गलियां मिलेंगी आपको, समकोण पर सड़कों का एक दूसरे को काटना, जिससे आप ग्रिड पैटर्न कह सकते हैं, मतलब जाल पद्धति है ये। और बड़ी सड़कों का एक चौराहे पर इस तरह का जो संयोजन है, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड सर्किल के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इतनी अच्छी नगर नियोजन आपको कहीं और प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में वित्तीय स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आपको बताएं। व्यवसाय के नाम पर यहाँ पर कृषि, व्यापार और पशुपालन, ये तीनों दिखाई देंगे। ये निश्चित सा है कि जहाँ कृषि होती है वहाँ पशुपालन भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर व्यापार भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। देखिए
बात करते हैं कृषि की, महत्वपूर्ण बहुत सारी फसलें ये उगाते हैं, इसके प्रमाण सबसे ज्यादा मिले हैं, तो मुख्य व्यवसाय इनका सबसे पहले कृषि ही माना जाता है। व्यापार की बात करें तो व्यापार दो तरह का यहाँ पर है। कैसा है? स्थानीय है। स्थानीय का मतलब है कि आसपास के लोगों से ही गिव एंड टेक है, एक्सचेंज सिस्टम है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है जो जल मार्ग के माध्यम से हमें दिखाई देता है मुख्य रूप से। अब ये इस तरह का जो व्यापार है, क्या यहाँ पर सिक्के प्रचलन में है? नहीं, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किन सिक्कों से होता हो। यहाँ पर जो व्यापार होता है वो वस्तु विनिमय पर आधारित है। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? एक्सचेंज सिस्टम, मतलब आप कुछ वस्तुएं जो आपके पास उत्पादित है आप सामने दे देंगे, सामने से दूसरी उनकी उत्पादित वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। इस तरह का व्यापार हमें यहाँ देखने को मिलता है, और पशुपालन के भी कुछ प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका धार्मिक स्तर क्या है। धार्मिक स्तर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, लिंग व योनि की पूजा करते हैं। यहाँ पर हमें इसे याद कैसे रखना है? देखिए धर्म जो होता है उसमें भय का एक स्थान होता है, क्योंकि लोग भयभीत होते हैं तो धर्म की आस्था से ज्यादा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मातृ देवी की पूजा क्यों करते हैं? देखिए हड़प्पा से जो एक मुद्रा प्राप्त हुई है वहां पर मातृ देवी के गर्भ से पेड़ की उत्पत्ति दिखाई देती है, वृक्ष की उत्पत्ति दिखाई देती है। इसका मतलब मातृ देवी का मतलब इनका कहीं ना कहीं धरती माता से, और धरती माता के गर्भ से ही पेड़ की उत्पत्ति होती है। अब ये मातृ देवी की पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फसलों का उत्पादन बंद हो जाए या इस तरह की कोई स्थिति आ जाए जो खाद्यान्न प्राप्ति में संकट की स्थिति हो, इसलिए किसकी पूजा करेंगे आप? मातृ देवी की पूजा करेंगे। दूसरा, ये पशुपति शिव की पूजा कर रहे हैं। पशुपति शिव, पशु अगर दूध देना बंद कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए शिव को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, और पशुपति शिव की पूजा का संदर्भ भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये प्रकृति पूजा करते हैं। प्रकृति पूजा में आपको बताएं पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, बादलों की पूजा कर रहे हैं, हवा की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज की इनके लिए इंपॉर्टेंस है। बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, अग्नि नहीं जलेगी तो क्या होगा, तो इन सारी चीजों की पूजा प्रकृति पूजा के रूप में, समाहित रूप में हम बात कर रहे हैं कि इसकी पूजा भी भय की वजह से कहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लिंग व योनि की पूजा करने का जो उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देता है वो मुख्य रूप से ये कि कहीं संतानोत्पत्ति रुक ना जाए, सृष्टि का विकास रुक ना जाए, तो ये लिंग व योनि की पूजा भी करते हैं। तो इस तरह से इनका धार्मिक स्तर जो है, कहीं जादू टोने का स्थान या इस तरह के कुछ प्रमाण भी, ताबीज जैसे भी मिले हैं जहां लगता है कि कुछ तंत्र मंत्र जादू टोने की भी कुछ भूमिका यहाँ पर रही होगी। ये इनका धार्मिक स्तर है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्वरूप क्या है। राजनीतिक स्वरूप पर बहुत डिस्कशन हुआ है और सब अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो क्या ये गणतंत्र या लोकतंत्र नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, लोकतंत्र भी हो सकता है, राजतंत्र भी हो। कुणाल से दो मुकुट मिले हैं चांदी के, ये कुलीन तंत्र भी हो सकता है, ये राजतंत्र भी हो सकता है, ये लोकतंत्र भी हो सकता है, परंतु इसके बारे में अभी तक ऐसे लिखित प्रमाण नहीं होने की वजह से हम इसको फाइनली नहीं बता सकते। हाँ, ये इतना जरूर है कि जैसा भी शासन था वो था अच्छा था, तभी शांति प्रिय था, समाज में इतना व्यवस्थित, इतनी सफाई, इतना अच्छा प्रशासन, आक्रमण के प्रमाण नहीं, लड़ाई झगड़ों की संभावनाएं नहीं, ज्यादातर ऐसा मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा शासन था, अच्छा शासन व्यवस्था थी, परंतु स्वरूप कौन सा है उसे आप लोकतंत्र कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे, इसे हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। एक तो आपको बता दें कि माप तोल के पैमाने मिले हैं, तो माप तोल से परिचित थे।
माप तोल से परिचित थे और माप तोल के पैमाने हमें मुख्य रूप से हाथी दांत के पैमाने मिले हैं, कांसे के पैमाने मिले हैं, तांबे के पैमाने मिले हैं, बाट मिले हैं, तोलने के बाट मिले हैं। तो ये इनका माप तोल 16 के गुणज में था, ये हमें ध्यान रखना। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोतों की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के स्रोत केवल हमें पुरातत्व से जो वस्तुएं प्राप्त हैं वो ही हमारे आधार हैं, और सबसे ज्यादा जानकारियां जो हमें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सबसे ज्यादा जानकारी का जो स्रोत है वो यहाँ से प्राप्त मुद्राएं या मोहरे हैं। और ये मुद्राएं या मोहरे जो हैं ये सेल खड़ी से बनी हुई है, सेल खड़ी से बनी हुई ये मुद्राएं हैं, और इन्हें आप सिक्के ना समझे, ये मोहर है जो व्यापार के लिए या तो सामान के साथ बांधी जाती थी या इनके चिन्ह अंकित किए जाते थे। तो इन मोहरों से ही सबसे ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और आपको बताएं सबसे ज्यादा मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा मोहरें प्राप्त करने का जो स्थान है वो मोहनजोदड़ो है, और अभिलेख युक्त अर्थात जिन पर कुछ लिखा हुआ है, अभिलेख युक्त जो मुद्राएं मुख्य रूप से प्राप्त हुई है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से, अभिलेख युक्त सबसे ज्यादा हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वर्गाकार मुख्य रूप से प्राप्त हुई है, हालांकि बेलनाकार और अन्य ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित मुद्राएं भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं पर सबसे ज्यादा जो चित्रांकन है वो किसका है? वो है कुकुदमान वृषभ या कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी बैल, यूनिकॉर्न, इसका चित्रांकन सबसे ज्यादा मिला है। और लगभग सभी इतिहासकार इस मत से सहमत हैं, ऐसा लगता है इन्हें कि ये जो बैल है ये इनका राजकीय पशु होगा। देखिए शासन व्यवस्था किसी भी तरह की हो, परंतु एक राजकीय पशु के रूप में इसे संभवतः मान्यता दी जा सकती है कि एक श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल जो जिसकी पीठ उभरी हुई होती है, उस तरह का जो बैल है इसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजकीय पशु स्वीकार किया जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन से परिचित थे या नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन से परिचित हैं। इनके पास लेखन की एक लिपि है, लिखने का एक प्रकार इनके पास है, परंतु उस लिपि को अब तक हम पढ़ नहीं पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात रही है। वेडेन के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया था और भरसक प्रयास किया गया है इस लिपि को पढ़ने का, पर इसको नहीं पढ़ पाए। कारण क्या है, जितने भी लेख हम प्राचीन समय के पढ़ पाते हैं मुख्य रूप से तब पढ़ पाते हैं जब वो दो भाषाओं में कहीं अंकित हों, द्विभाषिक होते हैं तो आसान रहता है। ये द्विभाषिक नहीं है और जानकारी बहुत सारी है, बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं और बहुत सारा लेखन मिलता है, पर हम इसे पढ़ नहीं पाए। वेडेन के माध्यम से कोशिश की गई, बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने कोशिश की, पर अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। किंतु इनकी जो लिपि है उसके बारे में बात की जा सकती है कि इनकी जो लेखन लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसे बोस्ट्रोफेगन कह सकते हैं, गोमूत्रिका लिपि कह सकते हैं। और भाव चित्रात्मक कहने से मुख्य अभिप्राय क्या है कि भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपको बता दें तात्कालिक विश्व की ज्यादातर लिपियां जो है वो भाव चित्रात्मक की हैं। अगर चीन की लिपि में आप देखेंगे, चीन की जो सभ्यता है वो अनवरत सभ्यता है और उस लिपि में अगर आप देखेंगे, उस लेखन में आप देखेंगे तो आपको चित्र ही दिखाई देंगे। इस तरह के चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इस तरह के चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अब इन भावों को तभी समझा जा सकता है जब हम इस लिपि को जान पाए, पर इस लिपि को हम नहीं जान पाए तो ये हमारे लिए अभी बहुत सारा प्रश्न ऐसा है कि हम इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी की तरफ नहीं जा पाते। तो भाव चित्रात्मक या बोस्ट्रोफेगन लिपि मानी जाती है। और कुछ चित्र ऐसे मिले हैं जैसे मछली का
मुख इस तरफ है, तो अगली बार इस मछली का मुख इस तरफ हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, कुछ इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने की परंपरा है। इसका मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। आप यूं लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और लिखने की परंपरा कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में रही होगी, इस तरह का स्वीकार किया जाता है। तो ये इनके सामान्य सा एक परिचय इनके जीवन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां अगले वीडियो में समाहित करेंगे, जहां स्थलों की बात करते हुए स्थलों से जो मुख्य सामग्रियां प्राप्त हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हड़प्पा में क्या विशेष रूप से मिला, मोहनजोदड़ो में क्या अलग से मिला, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, लगातार रखिए। ये था वीडियो नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। धन्यवाद।